नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तमाम अलग अलग अगर हम प्रदेशों के बोर्ड की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कुछ का अभी इंतजार है, मसलन उत्तर प्रदेश बोर्ड का अभी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। दरअसल ये वो वक्त है जब बच्चे रिजल्ट के बाद अपना आगे का जो रास्ता है वो आखिर चुनते हैं कि आखिर कैसे हायर एजुकेशन में उन्हें आगे बढ़ना है, किस और किस तरीके के सब्जेक्ट्स उन्हें चूज करने हैं। और ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त भी होता है, क्योंकि एक तरफ रिजल्ट से पहले एक जो दबाव बच्चों पर होता है, हालांकि उसे अलग अलग माध्यम से, चाहे माता पिता हो, तमाम टीचर्स हो, उन्हें थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को एक दबाव में जो है महसूस करता है। लेकिन रिजल्ट के बाद फिर एक और चुनौती सामने होती है कि आखिर उसे अपना कैसे करियर पाथ जो है वो चूज करना है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, बच्चों की परेशानियों को देखते हुए अमर उजाला लगातार कोशिश कर रहा है उन बच्चों को एक उनका जो ये पूरा रास्ता है ये कैसे आसान जो है बनाया जा सकता है, तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए, तमाम अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, तमाम जो शिक्षाविद हों, उनसे हम आप तक वो तमाम चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जो आपके करियर ऑप्शंस को और ज्यादा वाइड और ज्यादा आपके लिए आसान बना सकती है। और आज हमने खास मेहमान हमने जो है आमंत्रित किए हैं, डॉक्टर समरपाल सिंह जी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जूलॉजी रामजस कॉलेज से, प्रोफेसर हैं, स्टाफ, और इसके अलावा स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट है रामजस कॉलेज में। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर समरपाल सर, वर्तमान में क्योंकि कई, जैसा हमने कहा कि कई बोर्ड्स के जो नतीजे हैं वो इस वक्त आ चुके हैं, और कुछ का भी इंतजार है, मसलन सीबीएसई का भी जल्द ही जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। लेकिन 12th के बाद अमूमन बच्चों के सामने क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है बच्चों के दिमाग में होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर आईआईटी हो, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े नाम हैं, उनमें भी एडमिशन के लेकर बहुत जो है कंफ्यूजन रहती है। सबसे पहले तो बच्चों के लिए आपकी क्या टिप्स हैं कि जब रिजल्ट उनके हाथ में हो, तो जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आए, अपने करियर को चूज करने की बारी आए, तो उनके दिमाग में किस तरीके से वो कंफ्यूजन जो है उन्हें दूर करना चाहिए? धन्यवाद सुमित जी। सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत उचित समय पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनके मन में बहुत सारी दुविधा होती हैं, और बच्चों के साथ साथ जी। कई बार उनके पेरेंट्स भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी चिंता करते हैं। हम्म। तो देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, और इसके जो कॉलेजेस हैं, चाहे नॉर्थ कैंपस के हों या साउथ कैंपस के कॉलेजेस, उनमें जब एडमिशन प्रोसेस होता है तो काफ़ी चहल-पहल कैंपस में हो जाती है। तो कई हम्म। बार बच्चों को कुछ छोटी-छोटी दिक्कत आती हैं, और उन्हें अगर टाइम से हम थोड़ा बच्चों को समझा दें, या अभिभावक दूसरे सही प्लेटफ़ॉर्म से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वो चीज़ें बड़ी ईज़िली सॉल्व हो जाती हैं। जी। तो सबसे पहले तो बच्चों के साथ इश्यू आता है कि हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? तो हम्म। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि जितने भी एडमिशन रेगुलर स्टूडेंट्स के होंगे, वो हम्म। सीयूईटी के थ्रू होंगे। सीयूईटी अभी तो इस साल तो इतना नया नहीं है, 2-3 साल से चल रहा है। तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सीयूईटी 2026 में जो लोग अपीयर हुए हैं, सिर्फ़ उस सीयूईटी 2026 के स्कोर के बेस पे ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। एक चीज़ और है, बच्चों को ये रहता है कि जी सीयूईटी में मैंने कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन एंट्रेंस देना था या एग्ज़ाम देना था। सीयूईटी में आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देना था, आपने दे भी दिया होगा, जो आपने 12th में पढ़े हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ, अगर कोई बच्चे ने इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अगर पढ़ा है उसने 12th में, तो उसे सीयूईटी भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है। इन्हीं 5 में से 4 या 5 या 3 सब्जेक्ट्स में उसे सीयूईटी देना होता है, और हम्म। उसके बाद भले ही वो इन 4 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहा है, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर उसे बीएससी जूलॉजी करना है, तो उसमें तो वो एलिजिबल हो ही जाएगा। अगर हम्म। उसे बीए ऑनर्स करना है, तब भी बीए ऑनर्स हिंदी करना है, तब भी उसके इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स का स्कोर जुड़ेगा। इसे सब्जेक्ट मैपिंग कहते हैं। तो इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखें। कई बार बच्चे बहुत सारे कोर्सेस में एलिजिबल होते हैं, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 5 या 6 में भी होते हैं। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने तो 12th में अलग सब्जेक्ट पढ़े थे। और फिर एक चीज़ नई आ जाती है कि मैंने तो सीयूईटी में हिंदी, या मैंने तो वहाँ पे बीए प्रोग्राम या पोल साइंस के लिए अपीयरेंस ही नहीं दी थी। उसकी नीड नहीं है। सीयूईटी के एग्ज़ाम में आपको उस पेपर में अपीयर होना होता है, जिसमें जो आपने 12th में पढ़ा है, और उसके हम्म। अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ में आप उन्हीं कोर्सेज़ के बेस पे एलिजिबल हो जाते हैं।
फिर जो सीयूटी का स्कोर होता है उसे नॉर्मलाइज करके उस स्कोर को आपको सीट एलोकेट करने में यूज किया जाता है, वो जो आपका स्कोर होता है। जी बिल्कुल, यानी बहुत जो प्रोसेस है उसे इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है कि छात्रों को उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। सर, अमूमन जब छात्र आपके पास आते हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए जब पहुंचते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा उनके सामने किस तरीके की स्थिति होती है? परसेंटेज को लेकर क्या कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन रहता है, या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके सामने किस तरीके की रहती? देखिए, परसेंटेज की प्रॉब्लम पहले रहती थी बच्चों को, हम्म। क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे आते थे उनकी परसेंटेज बड़ी सिंपल होती थी, क्योंकि वहाँ हम्म। थ्योरी और प्रैक्टिकल का प्रोपोर्शन फिक्स होता है 70-30। हम्म। मगर जो अदर बोर्ड से आते थे, साउथ इंडिया के भी कुछ बोर्ड्स हैं, कई बार स्टार्टिंग में हरियाणा बोर्ड से भी परसेंटेज के हम्म। टाइम पे इशू आता था, क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो सीबीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड को ही हम एक मानक मानकर हम्म। दूसरे बोर्ड्स के मार्क्स को कई बार नॉर्मलाइज करते थे, तब इशू आता था। मगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस साल भी सारे हम्म। एडमिशन सीयूटी स्कोर के थ्रू ही हो रहे हैं, तो वो 12th की परसेंटेज आपकी मायने नहीं रखती। हाँ, मिनिमम आपको 50% आपके होने चाहिए ओवरऑल, जो कि सभी बोर्ड्स में आजकल बहुत कम है, उससे ज्यादा ही बच्चों के आ रहे हैं। तो अभी तो आपको 12th की परसेंटेज से ज्यादा आपका जो सीयूटी स्कोर है वो ही सारा काउंट होना है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन का जब से सीयूटी आया है, तो वो एक जो बड़ा इशू था बच्चों का, वो सोल्व हो गया है। विश्वविद्यालय ने इसीलिए इसे सीयूटी को इतना ज्यादा प्रमोट किया है और इसे इम्प्रूव भी किया है, कि वो हम्म। परसेंटेज का कंफ्यूजन जो कि बड़ा होता था हम्म। स्पेशली अदर बोर्ड्स की कैलकुलेशन के लिए, वो बिल्कुल हम्म। हटा दिया गया है। हम्म। सर, अभी जब आप लगातार बच्चों का एक रुझान देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज रामजस के अंदर अगर हम बात करें, तो किस तरीके का जो रुझान है वो बच्चों का है अपने सब्जेक्ट्स के इतर जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या वो अपने सब्जेक्ट्स के इतर उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए या अलग स्ट्रीम में जाने के लिए, क्या वो उतने कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हीं सब्जेक्ट्स में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जिसको अभी तक वो पढ़कर आए हैं या फिर जिसमें उन्होंने इससे पहले अपने जो बोर्ड्स एग्जाम है वो दिए हैं? हाँ सुमित जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। हम्म। ये पिछले कुछ सालों से हमने ये ट्रेंड देखा है कि अब बच्चे अपने हम्म। स्ट्रीम को छोड़ के दूसरे स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, जो कि हम्म। अमूमन आप मान लीजिए 6 से 10 साल पहले, मोटा मोटा आप कह सकते हैं 8 साल पहले उतना नहीं था। जो बच्चा हम्म। साइंस हम्म। पढ़ के आया है वो ज्यादातर साइंस में ही कंटिन्यू करता था। अब मैंने हम्म। देखा है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज में स्पेशली यूपीएससी में हेल्पफुल होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस या सिविक्स, साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जो 12th तक साइंस पढ़ के आए हैं, विज्ञान हम्म। विभाग उससे रहे हैं वर्ग से, वो भी अब उस तरह के ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम्म। जो कुछ यूनिवर्सिटी ने नए कोर्सेज स्टार्ट किए थे, वो स्टार्टिंग में बच्चों की उनमें कम थी डिमांड। जैसे कुछ वोकेशनल कोर्सेज आए हैं, स्किल स्पेसिफिक वोकेशनल कोर्सेज आए हैं, पत्रकारिता के कुछ कोर्सेज हैं, मास हम्म। कम्युनिटी मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन के कुछ कोर्सेज हैं। इनमें बच्चों ने काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है पिछले, मैं कहूँ, लगभग 4 सालों में, जो मैंने देखा है। यानी प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसकी तरफ बच्चे जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपकी हाँ सलाह जी। क्या है एक टीचर के तौर पर, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें पहले के मुकाबले कितना रुझान बच्चों का जो है वो बढ़ रहा है, और आपकी क्या सलाह है कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर बच्चा चुनता है तो वो किन बातों का ख्याल रखें, पेरेंट्स किन बातों का ख्याल रखें, और अगर उन्हें अपने करियर पाथ को चूज करना है, अगर उनका सब्जेक्ट बोर्ड में अलग है और दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर वो जाना चाहते हैं, तो किन पैरामीटर्स को उन्हें जो है वो मेजर करना चाहिए कि उनके करियर को वो सूट भी करे? देखिए, अगर कोई बच्चा पहले से डिसाइडेड है कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है या मुझे हम्म। यूपीएससी में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, वो बच्चे हम्म। तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे नहीं। उन्हें फिक्स है कि वो अपने कुछ जो इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटीज़ के या जिन्हें लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन कोर्सेज को ही लेंगे। मगर उसके अलावा भी बड़ा तबका बच्चों का ऐसा होता है जो कई बार कंफ्यूज हमने देखा है कि हो सकता है। तो उसमें हम बच्चों को सामान्यतः यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों, आप कॉलेज के नाम से या कैंपस के नाम से प्रभावित ज़्यादा ना हो। डीयू के सभी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, सब में अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं, सब में अपने कुछ अपने यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम्म। आपने अगर कोई कोर्स डिसाइड नहीं नहीं किया है अभी तक भी,
तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी आप अपने कुछ जो आपसे 1-2 साल पहले 12th आपके स्कूल से पास हुए हैं, उन बच्चों से हम्म। बात करें, उनके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, या फिर आपकी जान-पहचान में कोई आपके टीचर हैं, पुराने टीचर भी हैं अगर स्कूल के, उनसे थोड़ा पूछ लें। तो थोड़ा-सा जिस तरह का आपका माइंडसेट होगा, उस तरह के कोर्स में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार बच्चे बस यही सोचते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त इस कोर्स में जा रहा है तो मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, वैसा ना करें। अगर आपने सोचा हम्म। है कि मुझे अपना स्टार्टअप या मुझे कुछ प्राइवेट सेक्टर की कुछ जो यूनिट्स हैं उनमें काम करना है, तो आप आज के टाइम पे सबसे अच्छा है कि आप स्किल स्पेसिफिक वोकेशनल कोर्सेज जो हैं, जो कि बहुत सारे हम्म। नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, आप उनमें प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। आपको हम्म। यूपीएससी में जाना है, तो उस केस में तो जो भी आपके पुराने सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत मंझे हुए सब्जेक्ट माने जाते हैं, सिविक्स या पोल साइंस या फिर आपका एंथ्रोपोलॉजी, तब आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसरो या ओएनजीसी स्पेसिफिक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जाने का पहले से ही मन बनाया हुआ है, तब मैं कहूँगा कि आप फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या जियोलॉजी जैसे कोर्सेज को प्रेफ़रेंस दें। इनमें ऑनर्स और जो एक सिंपल प्रोग्राम होता है, दोनों तरह के कोर्सेज दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। सर क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ के पास कई बार मैथ्स नहीं होता है, कोई विदाउट जो है मैथ्स भी अपना बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट करते हैं। तो इन बच्चों के पास किस तरह की गुंजाइश और ये किस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से, और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं उनके लिए जो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? और इसके साथ ही साथ सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बीकॉम जैसे जो कोर्सेज हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे जो कोर्सेज हैं वो काफी बहुत ज्यादा लोगों के डिमांड में है, या बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें हाई रेशियो रहता है स्टूडेंट्स का एडमिशन को लेकर भी। तो क्या उनके लिए कोई गुंजाइश बचती है उसमें, या उनके पास फिर हाँ, ऑप्शंस क्या रहते हैं? देखिए, आपने कॉमर्स की बात की है तो हाईली डिमांडिंग कोर्स है, और बहुत मैं कहूँगा कि हमारे कॉलेजेज में और दूसरे कॉलेज से मैं देखता हूँ कि कॉमर्स के बच्चों के सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं। मगर अगर आप कॉमर्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है? एक लैंग्वेज, मैथ्स और 2 कोई दूसरे सब्जेक्ट। तो वहाँ तो मैथ्स से आपको छूट नहीं मिल सकती कोई भी, आपके मैथ्स का स्कोर काउंट होगा। मगर अच्छी बात ये है कि ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स का स्कोर कम है, सीयूईटी में कम आएगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ना आ पाए, तो वो अगर कॉमर्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले पाए किसी वजह से, उनका नहीं मेरिट में आ पाया, तो कॉमर्स ऑनर्स के जैसा ही दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम। एक बीकॉम ऑनर्स है, दूसरा बीकॉम प्रोग्राम है। तो बीकॉम प्रोग्राम में वो मैथ्स का जो कंपल्सन है वो नहीं होता है, और ये भी लगभग उतना ही अच्छा सब्जेक्ट है या उतना ही अच्छा कोर्स है। इन बच्चों के भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। यूजुअली इन्हें भी कॉमर्स डिपार्टमेंट ही मैक्सिमम पेपर्स पढ़ाता है। तो बच्चे अगर कॉमर्स ऑनर्स में नहीं आ पाते किसी वजह से, मैथ्स के खराब मार्क्स की वजह से, तो वो बीकॉम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आपका मैथ्स नहीं है, तो इन इन दैट केस सेकंड ऑप्शन आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और आपने अकाउंटेंसी का स्कोर अगर अच्छा है तो उसके बेस पे आपका हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स ऑनर्स, उनमें तो मैथ्स कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं। बट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में एक एक ऑप्शन है कि या तो आप बीकॉम प्रोग्राम में चले जाइए, और अगर मैथ्स में थोड़ा सा तंग हाथ है तो, और इकोनॉमिक्स में आपकी अगर अल्टरनेटिवली अकाउंटेंसी का अच्छा स्कोर है, तब भी आपका बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में चांस रहेगा एडमिशन का। सर अभी हाल ही में जिस तरीके से नए मार्केट्स खुल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स हो, इसके साथ ही इन तमाम चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन का अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया, इसे लेकर क्या बच्चों के अंदर रुझान आ रहा है, और इन्हें लेकर क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं? देखिए, बाहर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो बड़े अट्रैक्टिव वे में इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। मगर अच्छी हम्म। बात ये है कि एनईपी ने हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, हम्म। उसमें हमें जी। फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि बच्चा एडमिशन भले ही वो बायोलॉजी के किसी कोर्स में ले रहा है या बीकॉम में ले रहा है, उन्हें अपने रेगुलर कोर कोर्सेज़ के साथ-साथ कुछ इलेक्टिव, जैसे वो हम्म। स्किल्स स्पेसिफिक इलेक्टिव हो सकते हैं या जेनरिक इलेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि अपने मेन स्ट्रीम से अलग पढ़ने के लिए हम हमारा जो करिकुलम है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये अच्छी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसे कोर्सेज चलाए हैं जो कटिंग एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड है। तो बच्चा वो चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, मैथ्स ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, स्टिल उसके पास हम कहेंगे एलिजिबिलिटी भी है और एक अच्छा मौका भी होता है
कि वो अपने कुछ इलेक्टिव्स में ऐसे पेपर ले सकता है जो काफी कॉलेज ऑफर भी करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई बेस्ड कुछ चीजों को, स्किल बेस्ड पेपर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो भले ही वो एक ओवरऑल कोर्स ट्रेडिशनल कोर्स का पढ़ रहा है, उसे उसमें एक पेपर पर सेमेस्टर या हर सेमेस्टर में एटलीस्ट कुछ पेपर उसे अपनी चॉइस के, जो उसके स्ट्रीम से हटके भी होंगे, एआई या फिर आईटी बेस्ड, वो पढ़ने का मौका मिलता है। ये एनईपी की क्या वजह से हमें जी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। क्या क्या एनईपी जो 2020 है, क्या ये एक स्टूडेंट को मल्टीपल जो डिग्री है वो एक साथ करने की भी चॉइस देता है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एनईपी बेसिकली डिग्री तो हमें उसे नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली एनईपी हमें छूट देता है बहुत सारे क्रेडिट्स अपने हमें अर्न करने का, और उन क्रेडिट्स के बेस पे आप 2 डिग्री भी ले सकते हैं। सपोज आपने एक सेमेस्टर कॉमर्स में किया, उसके बाद डिसकंटिन्यू करके दूसरा सेमेस्टर ईयर या नेक्स्ट 2 सेमेस्टर आपने अलग स्ट्रीम में कर लिए, तो स्टिल आप उन दोनों को फर्दर जब कंटिन्यू करना चाहें, वेदर इन कॉमर्स और मैथ्स, तब उन्हें मर्ज करके अपने कोर्स को डिफाइन करके 2 डिग्री ले सकते हैं। तो एक तरह से उतना हम ये तो नहीं कहेंगे कि पैरेलल वो दोनों डिग्री अर्न कर सकते हैं, मगर हाँ, अपने क्रेडिट्स के स्टोरेज के बेस पे वो बच्चों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जैसे कि एक बहुत अच्छा आजकल बच्चे कर पा रहे हैं कि सपोज उन बच्चों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया हुआ है बीकॉम ऑनर्स में, तो उन्हें मेजर डिग्री तो बीकॉम ऑनर्स की मिल रही है, बट अलग अलग सेमेस्टर में अगर वो 8 क्रेडिट किसी नॉन कॉमर्स के पेपर में 8 क्रेडिट लगातार ले लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें उस सब्जेक्ट में, सपोज वो इंग्लिश है तो इंग्लिश में एक माइनर डिग्री मिल जाती है। ये चीज तो एक बच्चों को डायरेक्टली बेनिफिट एनईपी में हो रहा है। एक सबसे बड़ी चीज कि जब कोई भी स्टूडेंट अपने करियर को चूज करने जाए तो वो कॉलेज को प्रेफरेंस दे या फिर कोर्स को प्रेफरेंस दे। अभी तो बहुत एसआरसीसी को लेकर, रामजस कॉलेज को लेकर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई बड़े नामचीन कॉलेज हैं, उनको लेकर एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में क्रेज रहता है। लेकिन अगर एसआरसीसी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, रामजस में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर कोर्स मिल रहा है, तो बच्चा प्रेफरेंस किसे दे, कॉलेज को या कोर्स को? देखिए, करियर और एकेडमिक्स को देखें तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि बच्चा उस कोर्स को ही प्रेफरेंस दे, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बच्चों को बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर और वहाँ की इन्वायरमेंट से भी अटैचमेंट होता है, वो कई बार बच्चों को अलग अलग कॉलेज के नाम पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। बट मैं यही कहूँगा कि एकेडमिक्स और अगर हम अपने करियर को देखें तो हमें कोर्स पे ही जाना चाहिए। तो कोर्स को जो है वो ज्यादा बच्चे यहाँ अहमियत पर दें। प्रेफरेंस दें। और जी। इस वक्त में पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है? पेरेंट्स बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे उनके लिए एक जो है उनके मार्गदर्शक बने? क्योंकि बच्चे के लिए बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस तो होती हैं, पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही होती है। देखिए, पेरेंट्स का तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे अब स्कूल छोड़ के कॉलेज में आएँगे, बहुत सारी फ्रीडम बच्चों को मिलेगी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत ज़्यादातर बच्चे दिल्ली के बाहर के ही होते हैं। तो एक तो तैयार हो जाएँ कि एडमिशन तो बच्चों का हो जाएगा, जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है कि उन्हें उनकी पहली और दूसरी चॉइस के ही कॉलेजेस मिल जाएँगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक ये रहता है पेरेंट्स के आगे कि बच्चों को हम अकोमोडेशन कहाँ पे दें? सारे बच्चे तो कॉलेज के हॉस्टल में नहीं आ पाते हैं। तो पेरेंट्स थोड़ा-सा पहले से ही एक्सप्लोर कर लें कि उन्हें अगर पीजी आस-पास या प्राइवेट हॉस्टल ढूँढने हैं, उसके लिए तैयार हो जाएँ, वो थोड़ा उनके लिए एक ऑप्शन रहेगा। और एक और चीज़ होती है कि कई बार पेरेंट्स बच्चों पे बहुत स्पेसिफिक फ़ोर्स डालना चाहते हैं कि आपको यही करना है, नहीं आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आपको यूपीएससी में ही जाना है, ऐसा नहीं करें। अब एनईपी और दिल्ली विश्वविद्यालय का जिस तरह का माहौल है, उसमें बच्चे के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो पेरेंट्स कोशिश करें कि उस बच्चे के ऊपर अपनी एस्पिरेशंस को एक तरह से फोर्स ना करें। उस बच्चे को एक्सप्लोर करने दें, उसे उसकी जो इसके सब्जेक्ट्स लेने दें। कॉलेज में अगर आप उस पे कुछ ओवरबर्डन करेंगे और कॉलेज के पहले ही दिनों में बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फिर अगले सेमेस्टर्स में उसके मार्क्स भी पुअर आते हैं कई बार। तो पेरेंट्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल, यानी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पूरा मौका दें, उन्हें चॉइस दें कि आखिर वो क्या कुछ जो है वो चूज करना चाहते हैं, अपना किसी भी तरीके का उनके ऊपर जो है दबाव ना बनाएं। और तमाम बच्चे, उनके लिए सलाह ये है, जैसा सर ने यहाँ पर कहा, कि कॉलेज से इतर अपने कोर्स को प्रेफरेंस दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनईपी 2020 जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देती है कि आप मल्टीपल जो है वो क्रेडिट्स ले सकते हैं, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज का जो फायदा है उठाकर अपने करियर को आप चमका सकते हैं। लेकिन जरूरत है
कि अपना फोकस जो है इस चीज पर रखें कि आखिर किस दिशा में या किस करियर में अपना जो है भविष्य आप बनाना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरपाल सर की आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तमाम बच्चों के लिए दी, और खासतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर कि आखिर जो कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के दिमाग में किसी भी तरीके का ना रहे सीयूईटी को लेकर भी, और साथ ही साथ जो बच्चे आखिर कैसे अपना कॉलेज जो है वो चूज कर सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूनिवर्सिटी इसके लिए मुहैया करा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और स्टूडेंट्स की तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगातार हमारी ये कोशिश है कि बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें और उनकी जो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है उनके करियर पाथ को लेकर वो दूर कर सकें। इसी के लिए अमर उजाला इस इनिशिएटिव को लगातार उन तमाम छात्रों के हित में आगे बढ़ा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।